हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों आपको पता है कि आर्मी क्लर्क की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है, एग्ज़ाम डेट आपके पास में आ गई है। तो जी तोड़ दमदारी से मेहनत पे लग जाइए आप लोग। और एक बार मैं थोड़ा इसको सेट कर दूँ, मैं जस्ट एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूँ। चल, तो ये यहाँ पर, हाँ, ये आ गई सारी वैल्यू। पेन सेट कर दूँ मैं। चलिए, तो आपको पता है कि आर्मी क्लर्क का जो पेपर सेट है, आज हम 18 डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं 17 सेट आपको दे चुका हूं। टोटल सेट 1 से लेकर 20 तक हैं और 20 सेट्स के अंदर कोशिश की गई है सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट को प्रोवाइड करने की। इस सारे पेपर्स को आपको क्लर्क के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग। स्पेशली सेट नंबर शायद आई थिंक 7 से लेकर और 20 तक, ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न पर है। और 1 से लेकर 6 तक इसके अंदर हम लोगों ने 2019 से लेकर 2023 तक का जो पैटर्न था वो फॉलो किया है। लेकिन 7 से लेकर 20 तक 2023 और 24 के अंदर जिस तरह का पैटर्न आया वो फॉलो किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना समय गवाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 15th सेंचुरी बाय जोहानस गुटेनबर्ग मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री। तो देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है 15वीं शताब्दी के अंदर और ये किसके द्वारा किया गया है? जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया है, जिन्होंने इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिफोर प्रेस बुक्स वर कॉपीड बाय हैंड ऑफन बाय मॉन्क्स इन द मोनेस्ट्री मेकिंग देम रेयर एंड एक्सपेंसिव। देखिए, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो हाथों से लिखा जाता था। ज़्यादातर मॉन्क्स यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो लोग अपने हाथों से लिखते थे बौद्ध मठ पर बैठकर। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती थी और महंगी भी होती थी। द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल टू मास प्रोड्यूस बुक। और प्रिंटिंग प्रेस से क्या होता था कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता था, किताबों का निर्माण होता था। स्प्रेडिंग नॉलेज बढ़ाई जाती थी फास्टर मोर वाइडली, चारों तरफ फैलाई जाती थी नॉलेज को। एंड दिस हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एजुकेशन। इसका बहुत गहरा प्रभाव, देखिए प्रोफाउंड के साथ में जो प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, और इफेक्ट के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आया? ऑन। profound effect on education, religion and science. Literacy rates increased and the ideas like those of the reformation and enlightenment spread rapidly. तो जो आइडिया था, जो विचार थे हमारे रिफॉर्मेशन के, है ना, किसी चीज़ के पुनर्निर्माण के, या एनलाइटमेंट यानी किसी को प्रकाश में लाना, ज्ञान देना, ये सब तेजी से फैलने लगा। द प्रिंटिंग प्रेस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। प्रिंटिंग प्रेस को मानवता के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया था। चलिए बढ़ता हूँ। वाई वर बुक्स आर रेयर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले किताबें इतनी रेयर क्यों थी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1 का आंसर। दे वर बैंड बाय किंग। क्या राजा के द्वारा इनको बैन कर दिया गया? नहीं। पीपल डिड नॉट नो हाउ टू राइट, ये भी नहीं था। दे वर कॉपीड बाय हैंड, उनको हाथों से लिखा जाता था, जो कि बहुत भारी भरकम काम होता था। दे वर प्रिंटेड ऑन स्टोन, पत्थर पे लिखे होते थे? बिल्कुल नहीं। नंबर 2 पर आ जाते हैं। व्हाट वाज वन मेजर रिजल्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का एक सबसे बड़ा परिणाम क्या आया था? डिक्रीज इन रीडिंग हैबिट। क्या पढ़ने वालों की आदतों में कमी आई थी? नहीं। स्प्रेड ऑफ नॉलेज। हाँ भैया, जब किताबें ज़्यादा छपने लगी तो नॉलेज का विस्तार होने लगा। ऑप्शन नंबर 2। डिक्लाइन ऑफ साइंस। क्या विज्ञान को अनदेखा कर दिया गया? नहीं। लेस इंटरेस्ट इन रिलीजन। धर्म में कम रुचि होने लगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए नंबर 3 पर आते हैं। हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस अफेक्ट लिटरेसी। प्रिंटिंग प्रेस ने किस तरीके से लिटरेसी यानी साक्षरता दर को प्रभावित किया है? तो देखेंगे, इट कॉज्ड लिटरेसी टू डिक्लाइन। क्या इसने पढ़ाई में कमी लेकर आया है? बिल्कुल नहीं। इट हैड नो इफेक्ट। क्या इसका कोई प्रभाव नहीं है? बिल्कुल नहीं। इट इंक्रीज लिटरेसी। हाँ, इसने शिक्षा के दर को, साक्षरता दर को बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर 3। 4th वाला आपका गलत हो गया। ओनली द रिच बिकम लिटरेट। नंबर 4 पर आ जाइए। विच हिस्टोरिकल मूवमेंट बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रेस। प्रेस के द्वारा हमें इतिहास की कौन सी चीज में सबसे ज्यादा लाभ हुआ है? बताइए क्या हुआ है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या इंडस्ट्रीज के अंदर क्रांति आई है? ये वाला पॉइंट तो दिया ही नहीं है। रिफॉर्मेशन, देखिए दोबारा से समाज का निर्माण हुआ है। एनलाइटमेंट, और उसके अंदर जागरूकता आई है। यही इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। रेनेसांस, पुनर्जागरण, ये नहीं।
ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति को बल मिला, ये भी नहीं। देखिए नंबर 5, द वर्ड प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है वो बताइए। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, और आपको मोस्ट नियरली बताना है, सबसे पास का। स्मॉल मतलब छोटा, डीप का मतलब होता है गहरा, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। रेयर का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा कभी कभार होने वाली घटना हो। विरल, इसको क्या बोलते हैं, विरल, बहुत कभी कभार होता है सर। टेम्परेरी, अस्थाई। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट पैसेज की तरफ पर। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द एलिफेंट इन देयर मेमोरी, देखिए इज देयर मेमोरी, देखिए एलिफेंट का जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल फीचर क्या है कि उनकी याद करने की क्षमता है। एलिफेंट्स आर नोन टू रिमेंबर द प्लेस, एलिमेंट जो हाथी होते हैं वो जगह को याद रख पाते हैं, इंडिविजुअल्स लोगों को याद रख पाते हैं, इवन इमोशंस फॉर मैनी ईयर्स, और इमोशंस को भी कई सालों तक याद रख पाते हैं। दिस ट्रेट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द वाइल्ड, ये जो ट्रेट है, ये जो उनकी जो दिमाग की क्षमता है वो खासकर किसके लिए यूजफुल होती है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए यूजफुल होती है। वेयर मैट्रियार्क एलिफेंट्स लीड देयर हर्ड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, जहां पर क्या होता है कि मैट्रियार्क का मतलब क्या होता है, अपने माता के द्वारा। देखो हाथियों में जो शासन होता है माता के द्वारा चलाया जाता है, तो जो माता हाथी होती है उसके द्वारा हर्ड, झुंड का जो है नेतृत्व किया जाता है। और वो किस पर किस किस आधार पर नेतृत्व करती है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। क्या पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, सच एज रिमेंबरिंग वेयर टू फाइंड वाटर इन ड्राई सीजन, कि सूखे प्रदेशों में पानी कहाँ पे मिलेगा, सूखे समय में पानी कहाँ पे मिलेगा। साइंटिस्ट बिलीव दैट एलिफेंट ब्रेन आर हाईली डेवलप्ड, साइंटिस्ट का मानना है कि एलिफेंट का ब्रेन जो है बहुत बड़े स्तर पर डेवलप होता है। ऑलमोस्ट एज कॉम्प्लेक्स एज दोज प्रिमिटिव्स, जो पुराने समय पे जो लोग थे उन्हीं की तरह उनका दिमाग भी डेवलप था। देयर मेमोरी आल्सो प्लेज अ की रोल्स इन द सोशल बॉन्डिंग एंड सर्वाइवल, उनकी जो मेमोरी है एक की रोल यानी मुख्य भूमिका निभाती है सोशल बॉन्डिंग, सामाजिक जोड़ में, और सर्वाइवल, बचाव के अंदर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 पर शुरू आते हैं हम लोग। व्हाट हेल्प्स एलिफेंट हर्ड सर्वाइव इन द ड्राई सीजन, किस सूखे समय में किस तरीके से हाथियों का झुंड अपने आप को बचाता है, कैसे बचाता है। यंग एलिफेंट्स एनर्जी, युवा हाथियों की एनर्जी के दम पर नहीं। देयर डाइट, उनके भोजन सामग्री से नहीं। देयर मैट्रियार्की मेमोरी, पुरानी जो उनकी मेमोरी होती है उससे। एंड देयर स्ट्रेंथ, उनकी ताकत से नहीं। ऑप्शन नंबर था द फ्रेज मैट्रियार्की एलिफेंट रेफर, मैट्रियार्की एलिफेंट रेफर किस चीज को बताता है बताइए। बेबी एलिफेंट, क्या छोटे बच्चे को बताता है, नहीं। मैट्री का मतलब होता है मात्र, यानी कि महिला, फीमेल लीडर ऑफ द हर्ड, यही है। महिला हाथी उस झुंड की नेता होती है और उसका नेतृत्व करती है। मेल लीडर्स नहीं। इंजर्ड एलिफेंट बिल्कुल नहीं। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाता हूँ। वट इज वन थिंग एलिफेंट्स आर नोन टू रिमेंबर, हाथियों को कौन सी एक चीज को याद रखना पड़ता है। क्या वो मूवीज को याद रखते हैं, नहीं। क्या वो रेन पैटर्न को याद रखते हैं, बिल्कुल नहीं। वाटर लोकेशन को उनको याद रखते हैं वो लोग, ठीक है। बर्ड्स को नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एलिफेंट्स ब्रेन्स आर, पैसेज के अनुसार हाथियों का दिमाग कैसा था। सिंपल एंड स्मॉल, छोटा था, नहीं। लाइक ह्यूमन ब्रेन, मानव के सिर जैसा था, बिल्कुल नहीं। एज कॉम्प्लेक्स एज प्रिमिटिव ब्रेन्स, प्रिमिटिव ब्रेन्स की तरह कॉम्प्लेक्स था, बिल्कुल सही बात है। मोस्टली अनडेवलप्ड, ज्यादातर अनडेवलप्ड था, बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन 10 की तरफ पर। द एलिफेंट्स मेमोरी हेल्प, एलिफेंट की जो मेमोरी है वो मदद करती है, किस चीज में मदद करती है। फाइटिंग प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स होते हैं शिकारी, क्या शिकारियों से लड़ने में मदद करती है, नहीं। सोशल बॉन्डिंग, देखो वो समाज की तरह रहते हैं, वो एक झुंड में रहते हैं, किस में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और समाज के एक झुंड में रहते हैं वो, ठीक है। और सर्वाइवल करते हैं, यही इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। टीचिंग ह्यूमंस, मानव को सिखाते हैं, नहीं। पेंटिंग करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ जल्दी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पर। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद टीचर, ध्यान रखिए कभी भी अलॉन्ग विद सेंटेंस के बीच में आ जाए। कौन कौन से वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, देखिए सब्जेक्ट 1, इसके बाद में आ गया एज वेल एज, विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए। देखो अगर कभी भी ये वर्ड आते हैं तो ये ध्यान रखिए कि इनके बाद में सब्जेक्ट सेकंड आता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है,
फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर है प्रिंसिपल, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी, आर की जगह इज आएगा। बाकी सेंटेंस को कतई नहीं पढ़ना, आपका यही आंसर टिक होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं। स्पॉटिंग एरर बताना है आपको। शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर इन एकेडमिक्स। पढ़ाई में वह अपनी बहन से ज़्यादा तेज है। तो देखो, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और स्मार्टर भी कंपैरेटिव डिग्री है। दो कंपैरेटिव डिग्री कभी एक साथ यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो मोर को हटा देंगे बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दो कंपैरेटिव डिग्री कभी एक साथ नहीं आती हैं। नंबर 13 पर आते हैं। 13 क्या बोला गया है? शी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। आसान आ गया है। इंजीनियर में किसकी आवाज आ रही है? जल्दी बताइए। कभी भी आ से लेके अंगा तक लेटर आए तब आप किसका यूज करते हो? एन का से लेके ज्ञा तक आए तो आप किसका यूज करते हो? ए का यूज करते हो। इंजीनियर में आ की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, तो किसका यूज करोगे? एन का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पर। आई वॉच डैश सन सेट ओवर द माउंटेन। तो सन है, सूरज है, सूरज के लिए हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन 15। ही इज वेरी गुड डैश ड्राइंग। तो ध्यान रखिए, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। गुड वर्ड कभी भी आपके पेपर में टकरा है तो आप एट का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। प्लेटफॉर्म एक छोटा स्टेशन होता है, एक छोटा एरिया होता है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? एट का। प्लेटफॉर्म आए या रेलवे स्टेशन आए, दोनों के लिए आप एट का यूज करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए क्वेश्चन को, 17 वाले को। देखिए, ही डिड नॉट गेट द जॉब, उसको जॉब नहीं मिली। अब क्या कारण है वो देख लेते हैं। देखिए, पहले तो बता दिया उसको जॉब नहीं मिली, अब उसके बाद में उसका कारण बताया जाएगा। जब भी ऐसी स्थिति हो कि पहले वर्क बता दे फिर उसका कारण बताएं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम सिंस का। क्यों जॉब नहीं मिली? उसका कारण क्या था? सिंस ही वाज लेट, वह लेट हो गया था। अब लेट हो गया तो लेट का समय भी दिया होगा कि भैया वो कितने देर से लेट हुआ था, किस चीज के लिए लेट हुआ था। लेट फॉर इंटरव्यू, किसके लिए लेट हुआ? वो इंटरव्यू के लिए लेट हुआ। तो पहले पी फिर क्यू, पी और क्यू का जोड़ा किसी में है? पहले वाले में नहीं है, इसमें है नहीं है, तीसरे वाले में हाँ है। यहाँ पर भी पी क्यू है, यहाँ पर भी पी क्यू है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू शुरुआत में है। पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा, उसके बाद में आएगा आर। बाय 15 मिनट्स, कितने मिनट लेट हो गया था? वो 15 मिनट लेट हो गया था। फिर विच एनॉयड द मैनेजर, जिसने क्या कर दिया? मैनेजर को काफी चिढ़ा दिया था। एंड हु रिजेक्टेड हिम, और मैनेजर ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा कहीं पर भी जाते हैं तो समय का बहुत 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 बड़ा योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है समय, ऑप्शन नंबर 2। 18 पर आ जाते हैं। द साइंटिस्ट। अब देखिए, साइंटिस्ट तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगानी होती है वर्ब, ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ढूंढो। ऑन, फॉर, विच, हैज ए वर्ब, तो यानी कि क्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब क्यू से कौन सा वाला सेंटेंस है जो शुरू हो रहा है? पहला वाला, बस यही आंसर हो गया इसका। देखिए कैसे आएगा इसका ये आंसर। द साइंटिस्ट हैज बीन वर्किंग। अब वर्किंग किस पर कर रहे हैं? वर्किंग ऑन अ न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं। फॉर ओवर अ ईयर, एक वर्ष से ज्यादा समय से। विच में रेवलनाइज द मेडिसिन, जो मेडिसिन को अंदर क्रांति ला सकती है। फॉर वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में क्रांति ला सकती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19 पर आ जाइए। आपको सिनोनिम बताना है बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी होता है। क्रूल का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति खराब हो, है ना, जो अनकाइंड हो, जो दयालु ना हो। काइंड मतलब होता है दयालु। हार्श का मतलब होता है रूखा। और रिच का मतलब तो आपको पता ही है, वेल्दी। तो अभी क्या बताना है हमको? बेनोवलेंट, जो परोपकारी हो, ऑप्शन नंबर बी, काइंड। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, जो आज्ञा को मानेगा, आज्ञाकारी। ड्यूटीफुल, ड्यूटी का मतलब होता है काम, जो अपना काम अच्छे से करता हो, कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ। केयरफुल का मतलब होता है जो जागरूक हो, वॉचफुल, अलर्ट, सजग हो। रेबेलियस का मतलब क्या होता है? जो विद्रोह करेगा,
जो अब विद्रोह करता हो, जो हमेशा क्या करता हो, लोगों के अपोजिट खड़ा रहता हो। लॉयल का मतलब होता है वफादार, फेथफुल। अच्छा, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तो है आज्ञाकारी, दूसरा है विद्रोही। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, 21 पर आएंगे। ईडियम एंड फ्रेसेस आपको बताना है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बताइए। इसका मतलब होता है किए पर पछतावा करना, किए पर पछतावा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट सक्सेस, सफलता का जश्न मनाना, बिल्कुल नहीं। रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, किसी चीज पर पछतावा करना जिसको बदला नहीं जा सकता है, यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बिकम टू इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बिल्कुल नहीं। बी थैंकफुल टू लिटिल थिंग, छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लग गया इसका फाइनल आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसके लिए बताना है देखेंगे। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। अच्छा, ओमनीपोटेंट, जिसके अंदर सारी शक्तियां हो, पावरफुल हो, उसको बोलेंगे हम लोग सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट, जो सभी जगह पे प्रेजेंट हो, सर्वव्यापी। ओमनीशियंट, शियंट का मतलब होता है जानकारी, साइंस यानी विज्ञान, जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन नंबर सी ओमनीशियंट। अच्छा, ओमनीवोरस, जो दोनों चीज़ें खाता हो, जो शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो, उसको बोला जाता है सर्वाहारी, यानी ओमनीवोरस। तो अभी फिलहाल अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जल्दी बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है। कमेटी की कौन सी स्पेलिंग सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, यही स्पेलिंग सही है इसकी। चलिए 24 पर आते हैं। दे कंप्लीटेड द टास्क, उन्होंने टास्क को पूरा किया। पहले एक्टिव वॉइस समझ लीजिए, फिर पेसिव वॉइस समझिए। अगर एक्टिव वॉइस में कभी भी सेकंड फॉर्म आती है तो पेसिव वॉइस बनाते समय आप वाज या वर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो बस शुरू हो जाइए। सर वाज आ रहा है लेकिन बींग आ रहा है, गलत है। सर हैज़ आ रहा है, टोटल गलत है। सर वाज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है। सर वाज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। डी वाले को देख लेते हैं, इज आ रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर बेटा देखो मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। और अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है, टेंशन ना लें, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाकर बेटा अपनी एरर मेरे से पूछ लो, अपने डाउट्स मेरे से पूछ लो, वो सब मैं सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, आज 18 सेट हो गया, 2 सेट और दूंगा आपको, आपका पूरा 20 सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शी सेड दैट, उसने कहा कि, शी सेड दैट, क्या कहा? आई कैन, आई के लिए क्या लगेगा? शी। कैन हमेशा किस में चेंज होता है बताइए? कैन कुड में बदलता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है? ये तो कैन आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे सॉल्व आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कुड आ रहा है लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ दैट नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। तो देखो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। शी सैड, सैड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई की जगह शी। कैन को हम किस में बदलते हैं? कुड में बदलते हैं। सॉल्व और दिस किस में बदलता है? दैट में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जवानों नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जवानों।